हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार था। आज का वीडियो ये है, आपका इंतजार खत्म हुआ, ठीक ना। तो आज का देखिए अनसॉल्व सेट फिजिक्स का हम लोग कराने वाले हैं, जो कि सेट नंबर आपका चौथा चल रहा है। और सेट नंबर 4 में आपका जो क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्वेश्चन कहाँ तक हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है, ठीक ना। नेक्स्ट 2 वीडियो में हो चुका है पहले, यानी कि पहले 2 वीडियो में हो चुका है प्रश्न नंबर 5 तक, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 6 से हम कराएंगे और ये आपका तीसरी वीडियो प्रश्न नंबर 6, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन है कि देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, किसी माध्यम के विद्युत धारणशीलता एवं धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक ना। संबंध ज्ञात करना है दोनों के बीच। और देखिए परावैद्युत पदार्थ पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ वह होते हैं जिसके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से बद्ध होते हैं, यानी कि जिसके अणुओं में जो आपकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के दृढ़ता से के साथ किससे दृढ़ता से बद्ध होते हैं, यानी कि बधे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कांच है, मोम है, अभ्रक है आदि, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी हम दिए हैं। उसके बाद देखिए विद्युत धारणशीलता क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारणशीलता किसी पदार्थ की विद्युतशीलता यह बताती है कि यह पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर कितना ध्रुवित हो सकता है। यदि यह पदार्थ सामान्य से अधिक ध्रुवित होता है, इसके अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। फलस्वरूप पदार्थ में विद्युत फ्लक्स की मात्रा घट जाती है, ठीक है। विद्युत धारणशीलता इसको आपको लिखना है। उसके बाद देखिए सापेक्ष विद्युतशीलता, तो इसमें सापेक्ष विद्युतशीलता भी पूछा है। तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक अथवा सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक ना। किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक अथवा सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। दोनों के बीच संबंध देखिए क्या होता है। दोनों के बीच संबंध देखिए हम जानते हैं कि D इक्वल टू होता है E एप्सिलॉन नॉट प्लस P, ठीक ना। समीकरण नंबर 1 इसको मानेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक ना, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंगे तो D इक्वल टू होगा E। और ये क्या होता है E एप्सिलॉन है, ये नाट नहीं लगेगा, ठीक है। E एप्सिलॉन, तो यहाँ पर देखिए P इक्वल टू हो जाएगा EXE, ठीक ना, EXE। तो ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है, ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर देखिए डी व पी के मान समीकरण 1 में रखने पर डी और पी का मान देखिए क्या आया था। यहाँ पर देखिए ये था पी का मान और ये था डी का मान। अब ये समीकरण 1 था तो यहीं पर मान रखेंगे, तो ये पी है तो पी बराबर इतना है, तो पी का मान यहाँ पर रखेंगे, डी का मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे यहाँ पर मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई ई एप्सिलॉन हो जाएगा और ई एप्सिलॉन नॉट है प्लस ई एक्स ई हो जाएगा, क्योंकि पी का मान इतना आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई एप्सिलॉन प्लस ई यहाँ पर क्या कर लिए, यहाँ पर देखिए ई कामन मिला, ई कामन ले लिए, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट प्लस क्या बचा, एक्स ई बचा, ठीक है। तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन बराबर क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट और कोष्टक में 1 प्लस एक्स ई अपान में ई नाट, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया गया है तो यहाँ पर एक बचेगा और यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बट्टे में आ जाता है, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन नॉट से तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो ये एक्स ही बचेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से होता है, समझ में आया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में एक्स ई अपान में एप्सिलॉन नॉट। माना यहाँ पर देखिए मान लीजिए 1 प्लस एक्स ई अपान में एप्सिलॉन नॉट बराबर के हो जाता है, ठीक ना, परावैद्युतांक। तो यहाँ पर मान लेते हैं के, तो ये क्या इसके बराबर क्या रख देंगे, के रख देंगे, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट बराबर के, आपका यही आपका इसमें संबंध होता है, ठीक है। संबंध निकाल दिए, बस इतना ही करना था, कुछ नहीं करना था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया यहाँ पर अथवा किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। किसी चालक तार की लंबाई
3 मीटर तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर माइनस क्यू है। तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा? तार के अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर तथा इसमें प्रवाहित धारा 3 एम्पियर है। ठीक है, सब यहाँ पर दिया हुआ है मान आपका, मतलब आपको बस फार्मूला लगाना है। यहाँ पर देखिए I इक्वल टू होता है Q/T। आप समीकरण नंबर 1 मान लेना है। देखिए धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। ठीक है, वहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है ए है। ठीक है, ए मान लीजिए तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। जब इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मानेंगे ए और जब इनकी इलेक्ट्रॉनों की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना मानेंगे n मानेंगे तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग आपका vd, अनुगमन वेग को किससे दर्शाते हैं? vd से दर्शाते हैं। तो 1 सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? n × a × vd होगी। यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे में आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुण में अनुगमन वेग। ठीक है, यहाँ पर देखिए टी सेकेंड में तार के, मतलब सेकेंड में तार के, देखिए तार के लिए हम लोग लेते हैं इसकी यही चीज लिखना है। ठीक है ना, सेकेंड में तार के लिए क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ 1 सेकेंड था, यहाँ टी सेकेंड। जब टी लेंगे तो यहाँ पर टी रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख दिए? टी रख दिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए अतः टी सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाला वह आवेश जो है Q होगा। Q बराबर क्या आएगा? n × E होता है। Q बराबर क्या है? n × E। और ये जो आपका अनुगमन वेग है और काट का क्षेत्रफल है सब यहीं पर है। देखिए n a v d और ये E है। ठीक है, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? n a v d और यहाँ पर T जो टाइम लिए थे उसके लिए T यहाँ पर और ये E हो जाएगा। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये Q का मान जो है समीकरण 1 में Q की जगह पर रख देंगे तो Q की जगह पर ये रखेंगे और T से T आपका कैंसिल हो जाएगा। T से T क्या होगा? कैंसिल हो, बचेगा क्या? I बराबर बचेगा आपका n a v d और E बचेगा। ठीक है, E बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो L बराबर 3 मीटर दिया है। देखिए यहाँ पर सवाल में दिया है आपका। ठीक है, मैं आपको सवाल में दिखा दूंगा अभी क्या दिया है। देखिए यहाँ पर देखिए लंबाई कितना दिया है? 3 मीटर दिया है। ठीक ना, लंबाई दिया 3 मीटर, घनत्व दिया इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व इतना दिया है। और यहाँ पर देखिए आपका n बराबर 8.5 × 10⁻⁻28 -28 है। यहाँ पर देखिए +28 है, ये गलती हो गई है। ठीक है, +28 है। और ये देखिए इसका मान निकालना। a बराबर आपका 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दिया, a बराबर 3 एम्पियर दिया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे वी डी इक्वल टू I/N/A/E। जो अभी फार्मूला निकल के रहा है उसी फार्मूले को हम लोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए I का मान 3 दिया है और N का मान आपका ये दिया है और A का मान 2 दिया है क्षेत्रफल और E का मान आपका होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ये होता ही है। ठीक है, और वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कुछ नहीं किए, यहाँ से हम लोग कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर देखिए ये इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 17.0 और ये जो आपका 1.6 है तो ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊपर 0 बढ़ेगा, दशमलव हटाएंगे और यहाँ पर जब ये घटाएंगे जोड़ेंगे तो माइनस माइनस ये देखिए -19 -6 कितना -25 हो जाएगा। 25 में से ये जाएगा कितना? तो ये बचेगा 28। ठीक ना, तो यहाँ पर अरे 28 में से 25 जाएगा तो बचेगा कितना? 3 बचेगा। 3 बचा ना, 3 बचा। अब देखिए 3 बचा, अब ये 3 को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे 10⁻−3 हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 272 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फार्मूले से हम लोग चलेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर देखिए वी डी आया कितना? वी डी इक्वल टू 0.01 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ गया। ठीक है, इसको हम हल किए तो कितना आ गया? 0.11 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम लोग T बराबर L/VD से चलेंगे। यहाँ पर देखिए दूरी को L से और चाल को VD से दर्शाएंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा? L/VD। तो यहाँ पर L का मान कितना दिया था? आपका 3 मीटर दिया था, तो इसको हम लोग क्या किए हैं? दशमलव हटा करके 0 ऊपर बढ़ा दिए। तो यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव था, 2 0 लग गया, 300 हो गया।
300/11 गुणे 10⁻³ इतना आ गया। अब ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा और यहाँ पर 11 आपका हो जाएगा। तो अब इसको 11 से हम लोग काटेंगे 27 बार में जाएगा, 27.2 गुणे 10⁻³ आ गया। अब इसको हम लोग ये दशमलव इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस की संख्या बढ़ेगी और t बराबर 2.72 गुणे 10⁻4 हो जाएगा। ये सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आए बात? अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा? गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कार्य पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले हम एक फिगर बनाए। फिगर में देखिए क्या किए हैं, यहाँ पर आपका वाई अक्ष है, यहाँ पर आपका जेड अक्ष है और यहाँ पर आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, और यहाँ पर एक आपका आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर जो थीटा है वी कॉस थीटा है। ठीक है, ये वी है और ये कॉस थीटा है और यहाँ पर जो आपका इधर है ये वी साइन थीटा है। ठीक है, यहाँ पर इतना आपको, और इधर से आपका फोर्स, ये फोर्स लग रहा है एफ का। ठीक ना, अब कितना फोर्स लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है। उसके बाद देखिए कुछ हमको इस फिगर के बारे में लिखना है। कुछ अगर देखिए आप कभी फिगर बनाएंगे एग्जाम में तो फिगर के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा ही लिख देना, लेकिन लिख देना उसमें। ठीक है, तो माना कोई आवेश प्लस क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बी में क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिमान है। तो यहाँ पर देखिए माना कोई आवेश जो प्लस क्यू, ये प्लस क्यू आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र पर क्या कर रहा है? बीटा बीटा थीटा कोण पर गतिमान। थीटा कोण पर क्या, ये देखिए थीटा कोण है ना, इस पर क्या है? गतिमान है। ठीक है, तब आवेश पर बल जो लगेगा, तब आवेश पर बल जो लगेगा, जो ये वाला ऊपर जो गया था एफ बल जो है वो क्या हो जाएगा? एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके वी साइन थीटा के। एक बार इसके प्रोपोर्शनल होगा वी साइन थीटा के, एक बार आपका क्यू के प्रोपोर्शनल होगा तो एफ प्रोपोर्शनल क्यू हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल क्यू हो जाएगा। एक बार बी के हो जाएगा तो एक बार हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2, 1, 2 और 3 को मिलाने पर दोनों को, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ पर हम लोग तीनों समीकरण को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल वी साइन थीटा क्यू इंटू बी। तो यहाँ पर देखिए क्यू इंटू बी ये सब हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल किसके? वी साइन थीटा क्यू बी के। ठीक है, उसके बाद जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ नियतांक लगाना पड़ेगा। नियतांक के रूप में हम लोग के को ले लेते हैं। क्या लेते हैं? के लेते हैं। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा के क्यू वी बी साइन थीटा। बी को हम लोग इधर, क्यू को इधर लेकर आ गए हैं। ठीक है, अब के इक्वल टू जब 1 मानेंगे तो क्यू इक्वल टू जो आपका परावैद्युतांक है क्यू के इक्वल टू 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सदिश रूप में अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू, क्यू बाहर आ जाएगा और वेक्टर वी इंटू डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा हट जाएगा। ठीक है, बल की दिशा वेक्टर वी तथा वेक्टर बी दोनों के लंबवत होगी। जो आपका ये आया है एफ इक्वल टू, ये वेक्टर वी और वेक्टर बी आया है तो ये बल की दिशा किधर होगी? वेक्टर वी तथा वेक्टर बी के दोनों के लंबवत होगी। क्या होगी? लंबवत होगी दोनों के। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा? तो बल का परिमाण बता दिए ना क्या होगा? गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कार्य पर टिप्पणी लिखिए। अब उस पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर देखिए यहाँ पर आवेश जो है, आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। ठीक ना, जो आवेश है वहाँ पर वो किसे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 अंश लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर? थीटा इक्वल टू 0 अंश लेंगे और यहाँ पर एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी वी साइन, और यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे 0 अंश। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है तो यहाँ पर 0 का मान रखेंगे तो यहाँ पर पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, सबकी मल्टीप्लाई अगर 0 से होगी तो सबका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब देखिए आवेश की गति की दिशा एफ की दिशा के 90 डिग्री है, अतः चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य शून्य होगा। ठीक ना, जब
आवेश की गति की जो दिशा होगी एफ जो 90 डिग्री होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो उसके द्वारा कार्य किया गया होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 का अथवा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 का अथवा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को समझाइए। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 2 ओम दिया है। ठीक है, तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है। कुंडली का तल 3 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडली 0.25 सेकेंड में 180 डिग्री घूम जाती है। कुंडली में प्रेरित विभव तथा धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम लोग जो पूछा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग कुछ लिख लिए हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, देखिए, यदि किसी कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग चुंबकीय प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद हो तो उसमें एक धारा बहने लगती है, जिसे हम लोग चुंबकीय प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरित धारा कहते हैं, तथा यह सिद्धांत वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसी सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, इसी सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए, यदि किसी कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे चुंबकीय प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद हो तो उसमें एक धारा बहने लगती है, जिसे चुंबकीय प्रेरित धारा कहते हैं, तथा यह सिद्धांत वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के प्रथम नियम, फैराडे के प्रथम नियम उसमें पूछा है। तो फैराडे का प्रथम नियम से हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक ना, जो आपका जो ये प्रथम नियम फैराडे का प्रथम नियम है, इसको हम लोग कौन सा नियम, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। जो आपका होता है E = -Δ φ/Δt। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो ये E हो जाएगा -Δ φ/Δt। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पूछा है, ठीक ना, तो इसमें द्वितीय नियम भी पूछा है। तो देखिए, द्वितीय नियम क्या है, किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। जो आपका द्वितीय नियम फैराडे का, इसे लेंज का नियम क्यों कहते हैं, किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। दिया है R = 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻², -2 से हमेशा मल्टीप्लाई करते जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर है। अब मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग देने का मतलब क्या होता है, 10⁻²। ठीक है, तो ये R बराबर आपका दिया है 2 ओम, और N बराबर जो फेरों की संख्या दिया है 500 दिया है। B बराबर जो आपका दिया है चुंबकीय क्षेत्र, ये 3 × 10⁻⁵ टेस्ला दिया है। डेल्टा टी का मान दिया है 0.25 सेकेंड दिया। ई का मान निकालना है, आई का मान निकालना है, दोनों का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फार्मूले से हम लोग चलेंगे। ए बराबर आपका होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr² होता है। तो πr² का देखिए ए का मान यहाँ से निकालेंगे हम लोग ना, ए का मान निकालेंगे यहाँ पर। देखिए पाई का मान होता है 3.14। आर का मान आपका कितना दिया है, यहाँ पर आर का मान दिया है 10 × 10⁻²। ठीक है, यहाँ पर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3.14 × 10, ये 10 जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर होगा 100 होगा, और ये इसका पावर गुणा हो जाता है तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा 314, क्योंकि 100 से गुणा करें 10 हट जाएगा, तो 314 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर।
अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक फार्मूला आपका होता है, क्या होता है यहाँ पर, एक बार cos 0 अंश बराबर 1 होगा और cos 180 अंश बराबर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, ये माइनस। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला है cos φ1 बराबर बी ए cos 0 अंश बराबर में बी ए क्यों लिखे हैं बराबर में, क्योंकि cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो बी ए ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए Q2 का मान रखेंगे तो यहाँ पर बी ए cos 180 अंश। अब देखिए ये Q2 नहीं है, φ2 है। φ2 बराबर बी ए cos 180 अंश। जब 180 अंश का मान रखेंगे तो 180 अंश का मान माइनस होता है, -1 होता है, तो माइनस होगा तो ये माइनस बी ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है डेल्टा, यानी कि डेल्टा फाई बराबर होता है φ2 माइनस φ1, यानी कि φ2 में से φ1 को घटाना है, तो φ2 का मान देखिए माइनस में है, φ1 का मान आपका प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी ए यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे तो -2ab हो जाएगा, 2ba हो जाएगा। ठीक ना, क्या जाएगा, -2ba हो जाएगा। अब देखिए ई इक्वल टू आपका जो फार्मूला है आपका ई इक्वल टू, जो ई का मान निकालना है हमें, ई बराबर क्या होता है, आई एन माइनस एन डेल्टा फाई अपन में डेल्टा टी। अभी ये फार्मूला उधर हम लोग देखें तो -n डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी देखें। अब देखिए यहाँ पर n जो है फिर एक संख्या रखेंगे और 2ba इसका मान है फाई का, और यहाँ पर डेल्टा टी देखते हैं अभी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 को हम लोग आगे लेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ई बराबर 2 हो जाएगा एन बी ए अपान में डेल्टा टी का जो 0.25 मान दिया यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो 2 हो गया, और ये फेरोक संख्या 500 है। उसके बाद बी का जो मान दिया है 3 × 10 के पावर -5 दिया है, जो टेस्ला में दिया है, और यहाँ पर ए का मान आपका कितना आया था, 314 × 10 के पावर -4। ठीक ना, गुणे में 100, गुणे में 100। अब देखिए 100 क्यों यहाँ पर लिखे हैं, 100 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर से दशमलव हटाएं। ठीक ना, 2 अंक पर था दशमलव, तो 2 अंक पर दशमलव हटाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 25 से हम लोग 5 से काटेंगे इसको, या तो 25 से काटेंगे तो डायरेक्ट ये कटेगा 20 बार में, यानी कि 25 दूना के 50, 25 दूना 50, और एक जीरो बचा तो जीरो लिख लिए। उसके बाद देखिए दिख नहीं रहा सही से, तो यहाँ पर देखिए ई इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये 60 हो गया, कितना हो गया 60, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 628 होगा। ठीक ना, 314 × 2 करेंगे 628, 20 × 3 करेंगे तो 60, और ये -5 है, -4 है, और ये +2 इसका होगा, तो यहाँ पर +2 का मतलब -2 बचेगा, -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा है, सब कट गया। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, देखिए इतना आ जाएगा, और एक जीरो से ये एक थे माइनस वहाँ हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -6 बचेगा, 10 के पावर -6, और इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 3868। ठीक है, अब इसको हम लोग दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो ये 1 2 3 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 3 थे, और प्लस बढ़ेगा तो माइनस घटेगा। ठीक है, जब प्लस की संख्या बढ़ती है तो माइनस की संख्या घटती है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे 3, तो यहाँ पर से घट जाएगा, -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ई बराबर 3.868 × 10 के पावर -3 वोल्ट, ये आपका ई का मान आ गया। और आपका जो आई का मान निकालना था, अब हम लोग यहाँ पर आई का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर आई का मान निकालें, देखिए ओम के नियम से, किस नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है आई इक्वल टू सी बटे में आर। ठीक है, सी बटे में आर, तो यहाँ पर सी का मान कितना होता है आपका, 3 × 10 के पावर, मैं ही लिखा हूँ, मैं ही भूल गया था, ये ई है। ठीक ना, ई है, ई क्या है, ई है, तो ई है, ई का मान कितना है, 3.8 × 10 के पावर -3 आया है, ई का मान आया, अभी निकालें, अभी आया जो, इसी को रख देंगे, और आर का मान दिया था 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। उसके बाद आपका ये आपका भाग करेगा इसमें, तो 1.9 बचेगा, तो 2 1 कम 2 बचेगा, 1 और 18 हो जाएगा, 2 9 18, तो 1.9 × 10 के पावर -3, तो यहाँ पर आई इक्वल टू हो जाएगा 1.9 × 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कितने बड़ी हो गई, 24 मिनट की वीडियो हो चुकी है।
तो आज के लिए इतनी बड़ी वीडियो रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम आपको बना देंगे प्रश्न नंबर 8 से लेकर। इसमें 4 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, 4 क्वेश्चन का मतलब है 20 मिनट अभी टाइम लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, वैसे नहीं जानना है। ठीक है, बाय बाय।